पेशाब के रंग से आप जान सकते हैं क्या कि आपको डिहाइड्रेशन है? डेफिनेटली मेरे को ऐसा लगता है कि हम अगर एडिक्वेट पानी पी रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 बार यूरिन हमें जाना चाहिए। अगर हम 3 से 4 बार यूरिन जा रहे हैं इसका मतलब हम वेल हाइड्रेटेड हैं। और दूसरा, कलर ऑफ यूरिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो लाइट कलर्ड यूरिन है तो सही है। अगर डार्क कलर्ड ब्राउन कलर्ड यूरिन आ रहा है और आपको मात्रा कम है इसका मतलब सीवियरली डिहाइड्रेटेड है। डिहाइड्रेशन के मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। पहली चीज़ आप ये समझिए कि डिहाइड्रेशन हुआ, पानी की कमी हुई, खून गाढ़ा हुआ, झंझलाहट बढ़ेगी, ठीक है, इरिटेशन भी होती है। कई बार अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो तो बहुत इरिटेटेड रहता है पेशेंट। फिर उसके बाद अगर किडनीज़ में पानी नहीं पहुंचेगा तो आपको यूरिन कम आएगा तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बढ़ेंगे, ठीक है, पथरी वगैरह होने की संभावना बढ़ेगी। एक्यूट किडनी फेलियर भी हो सकता है? एक्यूट किडनी फेलियर, ये आपने बहुत सही बोला। हीट स्ट्रोक जो है ना वो एक बहुत ही सेवियर फॉर्म ऑफ डिहाइड्रेशन है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी बॉडी का जो तापमान है ना वो 40 डिग्री तक राइज हो जाता है। क्या सडन राइज होता है सर उसमें? ग्रेजुअली राइज होता है बट पेशेंट इज अनअवेयर ऑफ दैट कि नाउ द पेशेंट इज टू मच डिहाइड्रेटेड और वो उसको अनदेखा करता है। लू एक तरीके से माइल्ड हीट स्ट्रोक है। अच्छा। जब बचपन में बोलते थे कि आप गर्मियों में बाहर ना निकलिए, ठीक है, आप 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में मदर्स जो होती थी वो बच्चों को अंदर ही रखने की प्रेफर करती थी कि यार धूप लग जाएगी, लू लग जाएगी। क्या वो लोग जो एसी में बैठे हुए हैं उनको भी हो सकता है डिहाइड्रेशन? इस मौसम में जम के गर्मी पड़ रही है, सूरज सिर पर सवार है और पसीना बह रहा है सबको। सभी के गले में प्यास महसूस हो रही है और अखबारों में लू के अलर्ट हैं। ऐसे मौसम में अगर पानी की कमी हो जाए तो इसका स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ सकता है, ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल। डॉक्टर अनुराग एडिशनल डायरेक्टर हैं इमरजेंसी मेडिसिन एंड ट्रॉमा सेंटर फोर्टिस नोएडा के। सर हमें बताएंगे कि डिहाइड्रेशन है क्या, असल में पानी की कमी क्या होती है और ये कैसे होती है, इससे कैसे बचा जाए। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल तिवारी, आप सुन और देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। वेलकम सर। हेलो, नमस्कार अतुल जी। सर डिहाइड्रेशन बहुत चर्चा में है इन दिनों गर्मियों में। पहला सवाल इससे ही शुरू करें कि असल में डिहाइड्रेशन है क्या, आम आदमी इसको समझना चाहे। पानी की कमी ये समझ में आ रही है लेकिन एक ब्रॉड टर्म है डिहाइड्रेशन, इसको आप समझाना चाहें तो। हमारे शरीर के अंदर 60 to 70% ऑफ बॉडी वेट हमारा वाटर ही है। अगर वाटर पानी की हमारे शरीर में कमी हो जाए किसी वजह से, या तो हम कम पिएं या शरीर से वो पानी ज़्यादा निकल जाए तो उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। इससे होगा क्या, अगर हमारे शरीर में पानी कम होगा तो हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा और हार्ट को पंप करने के लिए अगर वो खून कम हो तो बहुत ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, किडनी वगैरह तक रक्तचाप को मेंटेन करने के लिए। तो हार्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। जब भी डिहाइड्रेशन होती है ब्लड प्रेशर फॉल करता है। तो जब भी शरीर में पानी की कमी होगी ना तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स तक एडिक्वेट ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स डेवलप होंगी। क्या कारण है सर पानी की कमी होने के? कम पानी पीना ही या और कुछ भी है? इस गर्मी के मौसम के अंदर तो आप पानी कम पीते हैं जो और पानी निकलता ज़्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जिनको ये डिहाइड्रेशन की समस्या होती है वो या तो बुज़ुर्ग होते हैं या बच्चे होते हैं या फिर वो लोग जो कि तेज़ धूप के अंदर भी मजबूरी में काम करना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चे और बूढ़ों के अंदर तो यूजुअली प्यास जो है ना वो कई बार एक ऐसा साइन है कि हमें डिहाइड्रेशन का साइन होता है प्यास लगना, लेकिन इन लोगों के अंदर वो जो साइन है वो बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होता। अच्छा। जिसकी वजह से ना उनको ये महसूस नहीं होता कि उनको रेगुलरिटी में पानी पीना चाहिए, लक्षण नहीं आ रहे हैं। तो कई बार आपको ना बार बार उनको याद दिलाना पड़ता है कि आपको टाइमली पानी पीना है, बच्चों में और बुजुर्ग में। क्या सर और लक्षण क्या है इसके, प्यास लगने के अलावा? प्यास लगना तो एक लक्षण है लेकिन इसके बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे कि हमारे होंठ सूखना, ठीक है, जीभ और तालू जो है वो आपस में चिपचिपाना, ठीक है, हमारी आंखें ड्राई होना। ऊपर से जैसे आप तेज़ गर्मी होती है तो हमारे ब्लड प्रेशर अगर हमारा कम हो जाए बिकॉज ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, चक्कर वगैरह आता है क्योंकि हमारा ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुँच रहा है, तो हमें कुछ धुंधलापन दिखना या चक्कर आना, ये सिम्टम्स हैं। पेशाब जो है, हेडेक होना, ठीक है, पेशाब जो है ना वो हमारा या तो कम जाना या फिर बहुत ही हाई कलर्ड यूरिन जाना, ठीक है, ये सिम्टम्स होते हैं। हाई कलर्ड क्यों समझाएं, अगर कैसे पेशाब के रंग से आप जान सकते हैं क्या कि आपको डिहाइड्रेशन है? डेफिनेटली मेरे को ऐसा लगता है कि हम अगर एडिक्वेट पानी पी रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 बार यूरिन हमें जाना चाहिए। अगर हम 3 से 4 बार यूरिन जा रहे हैं इसका मतलब हम वेल हाइड्रेटेड हैं। और दूसरा, कलर ऑफ यूरिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो लाइट कलर्ड यूरिन है तो सही है। अगर डार्क कलर्ड ब्राउन कलर्ड यूरिन आ रहा है और आपको मात्रा कम है इसका मतलब सीवियरली डिहाइड्रेटेड है। मतलब अगर ट्रांसपेरेंट यूरिन है तो दैट इज़ अ गुड साइन। यू शुड बी ट्राइंग टू अचीव एज क्लियर
यूरिन एज पॉसिबल, ताकि हमारा अगर यूरिन हमारा डार्क हो रहा है ना, इसका मतलब पानी कम पी रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। मतलब सभी को ये आप सलाह देना चाहेंगे अपनी जो है यूरिन के कलर पे ध्यान रखिए, ध्यान दिया करिए कि क्या कलर आ रहा है आपका यूरिन का। उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि आप पानी की मात्रा आपके शरीर में ठीक है कि नहीं है। लेकिन हर बार ध्यान देना भी, तो अगर रात में आपने जैसे सुबह का यूरिन जो है अमूमन डार्क ही होता है, और क्या कब देखा जाए इस यूरिन के यूजुअली कलर आप को? एक बात समझिए कि यूरिन का कलर डार्क क्यों हो रहा है। बॉडी इज़ ट्राइंग टू प्रिजर्व वाटर, ठीक है। बॉडी के अंदर एक पानी की मात्रा होनी चाहिए। अगर हम उतनी मात्रा नहीं ले रहे हैं तो बॉडी जगह जगह से पानी को प्रिजर्व करना चाहेगी, और यूरिन कम करना एक माध्यम है। बॉडी जिस तरीके से वाटर को रिटेन करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो अगर हम रात में, जैसे आप कह रहे हैं कि सुबह हमारा डार्क कलर्ड यूरिन होता है, आप कोशिश करिए कि आप पानी वगैरह ठीक से पी के सोएं, ताकि सुबह जब आप उठें तो आपको, क्योंकि आप दिन रात में उठ के तो पानी पिएंगे नहीं, तो मैं तो यूजुअली यही सलाह दूंगा कि आप 1-1.5 गिलास पानी पी के सोएं, अगर आप वो कर सकते हैं तो। उससे आपका सुबह का यूरिन लाइट कलर्ड होगा। सर अमूमन लोग इसको पानी की कमी को बहुत लाइटली लेते हैं, उनको पता नहीं है कि इससे क्या क्या प्रभावित हो सकता है। क्या डिहाइड्रेशन का असर क्या क्या पड़ सकता है बॉडी पे? आप बता रहे थे कि हार्ट में ये प्रॉब्लम हो सकती है। डिहाइड्रेशन के मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। पहली चीज़ आप ये समझिए कि डिहाइड्रेशन हुआ, पानी की कमी हुई, खून गाढ़ा हुआ। खून गाढ़ा होने से सबसे पहला जो असर होगा वो हार्ट पे पड़ेगा। हार्ट जो है उसकी पंपिंग अफेक्ट होगी, क्योंकि उसको एक एडिक्वेट ब्लड वॉल्यूम नहीं मिल रहा पंप करने के लिए। तो हार्ट को बहुत तेज़ तेज़ धड़कना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं कि हार्ट रेट हमारी गति तीव्र हो गई। खून पानी के सहारे ट्रेवल कर रहा है बॉडी में। खून पानी, मतलब खून के अंदर मैक्सिमम तो पानी है ना। अगर आपके शरीर में पानी की कमी होगी तो ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो इसलिए फिर हार्ट को तेज़ तेज़ पंप करना पड़ेगा, जिससे आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी हमें एडिक्वेट ब्लड वॉल्यूम चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें होंगी। उसके बाद आपके दिमाग में अगर हमारा एडिक्वेट ब्लड वॉल्यूम नहीं पहुंच रहा है तो हमें चक्कर जैसा लगेगा, सर दर्द आएगा, धुंधलापन महसूस होगा, हमारी कंसंट्रेशन जो है वो अफेक्ट होगी। फिर उसके बाद हमारे झंझलाहट बढ़ेगी, ठीक है। इरिटेशन भी होती है कई बार, अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो तो बहुत इरिटेटेड रहता है पेशेंट। फिर उसके बाद अगर किडनीज़ में पानी नहीं पहुंचेगा तो आपको यूरिन कम आएगा, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बढ़ेंगे, ठीक है। पथरी वगैरह होने की संभावना बढ़ेगी। एक्यूट किडनी फेलियर भी हो सकता है। एक्यूट किडनी फेलियर, ये आपने बहुत सही बोला। एक्यूट किडनी फेलियर भी होता है जब पेशेंट सेवियरली डिहाइड्रेट होता है ना, स्पेशली जो मजदूर वगैरह होते हैं, जो बिना पानी के भी काम पे काम करे जा रहे हैं, 9 है ना, 9 घंटे का काम कर रहे हैं, पानी पी नहीं रहे हैं, तो इतनी सेवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है कि उनका क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, एक्यूट किडनी फेलियर में चले जाते हैं पेशेंट्स। और यूटीआई क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो है यूरिन बाहर निकल नहीं रहा है, तो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है, उसके अंदर बैक्टीरिया पनप रहा है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो जाते हैं। फीमेल्स में बहुत कॉमन है कि उनको हम बार बार बोलते हैं कि आप पानी खूब पिया कीजिए, आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए। तो ये सब चीज़ें, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने लगता है ना, क्योंकि आपका ट्रैक्ट जो है डिहाइड्रेटेड है। अच्छे से आप कहीं पर भी अगर पानी रुकेगा, ठीक है, तो वो चीज़ सड़ेगी। तो इसी तरीके से आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर हम अच्छे से फ्लो नहीं होगा यूरिन वगैरह का, डिहाइड्रेटेड होगा, तो फिर इन्फेक्शंस होने के चांसेस। फिर उसके बाद आपकी मांसपेशियों वगैरह में अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा ठीक से, क्रैम्प्स आने लगते हैं, ठीक है। तो ये क्रैम्प्स वगैरह की समस्या डेवलप होती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि मेरा हाथ दर्द कर रहा है, हाँ, मतलब डिहाइड्रेशन है उनको। बेसिकली आप ये बता रहे हैं कि खून जो है वो पानी के सहारे ट्रैवल कर रहा है, और वो जहाँ जहाँ सही से ट्रैवल नहीं करेगा बॉडी में, वहाँ उस अंग में आपको उसके लक्षण आपको बेसिकली पानी जो है हमारे 2 जगह पे होता है। एक है इंट्रासेलुलर सेल्स के अंदर, और एक है हमारी ब्लड वेसल्स, है ना। 2 ही जगह पे पानी है। तो हमारा 40 से 50% हमारा सेल्स के अंदर होता है, और बाकी जो वेसल्स के अंदर होता है वो ब्लड के साथ मिक्स होता है। तो पानी की कमी अगर होगी तो डायरेक्ट प्रभाव ब्लड पे पड़ेगा, और जिसकी वजह से जहाँ जहाँ पे ब्लड फ्लो हमारा एडिक्वेट है, चमड़ी पे है तो चमड़ी ड्राई होने लगेगी, ठीक है, सूखने लगेगी। और ब्रेन, किडनी, है ना, इन सब जगह पे भी अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर होगा बिकॉज पानी की कमी है, तो इन सब ऑर्गन्स जो है उनके अंदर भी डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्या डाइजेशन में भी सर आ सकती है दिक्कत? डाइजेशन के अंदर भी दिक्कत आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है पेशेंट्स को, क्योंकि आप पानी नहीं पी रहे हैं तो आपका मोशन भी अच्छे से नहीं होगा। अच्छा, एक सर पानी की कमी को दूर करने के लिए जो सबसे आम प्रचलित हमारे यहाँ हिंदुस्तान में है वो है इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स। इसका चलन अब प्रिजर्वेटिव के साथ भी ये बहुत सारे ड्रिंक जो है घर घर में बहुत प्रचलित हैं। ये कितना आम है और इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि इसका कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है। लोग पानी पीने के बजाय इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स बहुत प्रेफर कर रहे हैं।
सो इलेक्ट्रोलाइट्स माने तो अगर नॉर्मली हम बोलें तो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये 5 मेन तत्व हैं। तो मैग्नीशियम, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, जब ये बॉडी के अंदर वाटर के साथ मिलते हैं तो ये आयंस फॉर्म करते हैं। और ये जो आयंस होती है ये हमारे नॉर्मल मसल्स, नर्व्स के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वाटर को रिटेन करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो नॉर्मल जब हम पानी पीते हैं उनके अंदर तो इलेक्ट्रोलाइट्स इतने होते नहीं हैं, लेकिन जब हमारे गर्मियों के मौसम में हमारा बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो, उस स्वेट के अंदर सोडियम और क्लोराइड भी निकल रहा होता है, ठीक है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो जब हमारा सोडियम भी कम हो रहा है, क्लोराइड भी कम हो रहा है, बिकॉज वी आर स्वेटिंग टू मच, उस केस में इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस भी स्टार्ट हो जाती हैं। एंड दीज इलेक्ट्रोलाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिटेन वाटर ऑल्सो इनसाइड द बॉडी। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप सिर्फ पानी पीजिए और नॉर्मली तो, लेकिन अगर आपको डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इलेक्ट्रोलाइट रिच लिक्विड्स लें, जिसके अंदर आप नारियल पानी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, आप ORS ले सकते हैं। ये जो सब चीज़ें हैं इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। लेकिन सर ये सबके लिए तो नहीं है ना, जो BP हाई है और वो ड्रिंक ये ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, हाँ, क्या पता शूट कर जाए उनकी। डेफिनेटली हर चीज़ को हमें देखना पड़ेगा कि वो पेशेंट नॉर्मल है या उसको कोई अदर ऑर्गन डिसफंक्शन भी है। हार्ट के पेशेंट्स में मैं बोलूँ कि आप नॉर्मली 8 से 10 लीटर पानी पीजिए। जिस पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन 25% हो, 20% हो, उसको मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आप 2.5 लीटर पानी पीजिए, ठीक है। सो हम अभी सिर्फ नॉर्मल अगर पेशेंट लोगों की बात करें, उनके अंदर अगर डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आते हैं तो इट इज़ बेटर कि वो पानी तो ले ही ले, लेकिन बीच में इलेक्ट्रोलाइट रिच लिक्विड्स भी लें साथ में। जैसे फूड्स, जैसे हम बोले तो तरबूज, मस्क मेलन, खीरा, टमाटर, ये सब भी वाटर रिच वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं। तो इनका सेवन करने से भी हम अपनी बॉडी की डिहाइड्रेशन को काफ़ी हद तक ट्रीट कर सकते हैं और बचा भी सकते हैं। सर मैं अगला सवाल पूछूं, कुछ आपके इमरजेंसी में आपको पेशेंट से डील करते हुए ऐसे पेशेंट आते हैं जो अभी गर्मियों में कि मोस्टली पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं या तो उनको ऑलरेडी कुछ डिजीज़ेस होती हैं, जैसे कि मान लो पेशेंट्स हैं उनको सीवियर गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गई, ठीक है, तो गर्मियों के मौसम के अंदर ये बीमारियां भी बहुत कॉमन है जो है ना। तो उन पेशेंट्स में पहले तो पसीने बहुत आ रहे थे, साथ में पेशेंट्स का पेट भी ख़राब है और डिहाइड्रेशन और वोमिटिंग भी स्टार्ट हो गई, तो दे डेफिनेटली कम विद डिहाइड्रेशन। सो एंड वाटर बॉर्न डिजीज़ आर ऑल्सो वेरी कॉमन इन ये गर्मियों के मौसम में, तो वो पेशेंट डायरिया वगैरह। बच्चे, बुजुर्ग, ऑलरेडी जिन पेशेंट्स के अंदर इम्यूनिटी कम हो, जिसमें इन्फेक्शंस वगैरह ऊपर से हो जाए और साथ में वोमिटिंग, डायरिया स्टार्ट हो जाए, इन पेशेंट्स के अंदर डिहाइड्रेशन बहुत कॉमनली हम देखते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं, जब हम फोर्टिस में तो नहीं लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स बहुत होते हैं। तो हीट स्ट्रोक जो है ना, उससे हर साल हज़ारों लोगों को हीट स्ट्रोक होता है। पिछले साल भी मैंने जो डाटा चेक किया था उसमें 114 लोगों की डेथ हीट स्ट्रोक से हुई थी। तो हीट स्ट्रोक जो है ना वो एक बहुत ही सेवियर फॉर्म ऑफ डिहाइड्रेशन है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी बॉडी का जो तापमान है ना वो 40 डिग्री तक राइज हो जाता है। क्या सडन राइज होता है सर उसमें? ग्रेजुअली राइज होता है, बट पेशेंट इज़ अनअवेयर ऑफ दैट कि नाउ द पेशेंट इज़ टू मच डिहाइड्रेटेड और वो उसको अनदेखा करता है, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे तो ये प्रॉब्लम हो नहीं सकती। तो वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू आवर्स, जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा राइज कर जाए और उस समय पे बॉडी के अंदर इतनी सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है कि स्वेट आना बंद हो जाता है, ठीक है। पेशेंट्स जो है उनका मुंह लाल हो जाता है, शरीर लाल हो जाता है और टेम्परेचर राइज होने की वजह से पेशेंट्स जो है बेहोशी की हालत में, बहुत ही सीवियरली एजिटेटेड स्टेट में हमारे पास आते हैं, कई बार बेहोशी हालत में आते हैं। सर ये डिहाइड्रेशन से हीट स्ट्रोक होता है या हीट स्ट्रोक से डिहाइड्रेशन होता है? कि जैसे अगर हम पानी पीते रहें बहुत, हमारे शरीर में पानी की, आपको हीट स्ट्रोक नहीं होगा। अगर डिहाइड्रेशन होगी और साथ में आप तेज़ टेम्परेचर में खड़े हुए रहेंगे तो आपको हीट स्ट्रोक होगा। जैसे कि आप महाराष्ट्र वगैरह एरियाज़ में आप देखते हो, डेजर्ट एरियाज़ में देखते हो, ठीक है, या जो लोग बाहर तपती धूप के अंदर काम करते रहते हैं, वो पानी भी नहीं पीते तो अपना टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं कर पाते। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, हमारे शरीर में एडिक्वेट फ्लूइड होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहेगा बॉडी का? अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम स्वेटिंग करते हैं, स्वेट करने से वो स्वेट इवेपोरेट होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे और डिहाइड्रेशन सीवियर होगी, स्वेट वाला जो सिस्टम है वो हमारा ख़राब हो जाएगा, तो हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगेगा बॉडी का। अच्छा, तो ये हीट स्ट्रोक जिसको आम आदमी लू लगना भी समझ लेता है, लू एक तरीके से माइल्ड हीट स्ट्रोक है। अच्छा। जब बचपन में
बोलते थे कि आप गर्मियों में बाहर ना निकलिए, ठीक है, आप 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में मदर्स जो होती थी वो बच्चों को अंदर ही रखने की प्रेफर करती थी कि यार धूप लग जाएगी, लू लग जाएगी, थी कि फलाने वो लू लग जाएगी, भूत है ना। आता तो लू इसीलिए बोलते थे कि यार धूप लग जाएगी, तेज़ गर्मी में आप बाहर जाओगे, खेलोगे कूदोगे, सीवियर डिहाइड्रेशन होगी जिससे आप बीमार पड़ जाओगे। तो इसी को हम लू बोलते थे। दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ माइल्ड हीट स्ट्रोक। और उसका भी ट्रीटमेंट रिहाइड्रेशन ही है। रिहाइड्रेशन ही एक ट्रीटमेंट है उसका। नहीं तो गांव में लोग जो है ऐसा भी लगते हैं कि प्याज खा लो और इससे लू नहीं लगती है, इसको जेब में रख लो, कुछ नुस्खे अपनाते हैं। ये तो एक मिथ है, ठीक है, बट यूजुअली आप हाइड्रेशन मेंटेन करना ही एकमात्र तरीका है जो लू से बचने के लिए। अपने कपड़े वगैरह पहने और लाइट कपड़े वगैरह पहने और धूप से बचें, यही एक तरीका है। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि इंसान को कितना पानी पीना चाहिए। इसके बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं लोगों को पता है कि नहीं हमको 4 लीटर पीना है, 5 लीटर पीना है, लेकिन हम और आप जैसे अभी एसी कमरे में बैठे हुए हैं और कोई सड़क पे जो है कोई सेल्समैन है जो बाइक चला रहा है, कोई मज़दूर है, सबके लिए पानी के अलग अलग मानक होते हैं। तो क्या कोई स्टैंडर्ड मानक है या इस गर्मियों में उन मानकों को थोड़ा बदलना भी चाहिए? नॉर्मल धारणा तो यह है कि आप बोलते हैं कि 8 से 10 लीटर पानी पीना, गिलास पानी पीना चाहिए। 8 से 10 गिलास पानी का मतलब ये है कि आप 2 से 2.5 लीटर पानी, नॉर्मल आदमी के लिए 2 से 2.5 लीटर पानी सफिशेंट है। लेकिन एक आदमी जो कि बाहर काम करता है उसके लिए 2 से 2.5 लीटर पानी हो सकता है कम हो, उसको 3.5 लीटर पानी पीता हो। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि वो ज़बरदस्ती पानी पे पानी पीते रहते हैं, जिसको साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया बोलते हैं, ठीक है, कि उनको एक आदत होती है कि इन 4, 4.5, 5 लीटर पानी पीते हैं, उससे हमारी बॉडी जो है वो बहुत बढ़िया रहेगी, ठीक है। तो एक्सेसिव पानी पीना भी एक तरीके की मानसिक प्रॉब्लम है। लेकिन इस गर्मी के मौसम में हम एक मात्रा फिक्स नहीं कर सकते। हर एक इंसान, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, उसकी एज कितनी है और उसके क्या क्या और उसको बीमारियां हैं, उन सब के हिसाब से ना सबके लिए रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होंगी। मतलब ये है कि बच्चे और बूढ़े जो हैं वो रिस्क फैक्टर में ज़्यादा हैं, रिस्क ग्रुप में ज़्यादा हैं। डेफिनेटली बच्चे और बूढ़े रिस्क फैक्टर में ज़्यादा हैं। जिन लोगों को ऑलरेडी कोमॉर्ब्स हैं, है ना, लंग्स की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, डेबिलिटेटेड हैं, ऑन्कोलॉजी पेशेंट्स हैं, ये सब चीज़ों के अंदर, इन सब पेशेंट्स के अंदर क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि इनके जो डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं, है ना, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो इनको कई बार वो सिम्टम्स ही महसूस नहीं होते कि यार अब पानी पीना है नहीं पीना है, पता ही नहीं चलता कि डिहाइड्रेशन के वो सिम्टम्स ही मास्क्ड रहते हैं। तो इन पेशेंट्स में हमें ध्यान ज़्यादा रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है सर? जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि हाई बीपी और डायबिटीज़ ये नया एपिडेमिक है, हर दूसरे इंसान को हाई बीपी और डायबिटीज़ है। इनको डिहाइड्रेशन से कैसे बचना चाहिए और इनके लिए कितना खतरनाक है? मेरे ख्याल से एक साइकोलॉजिकली आपको ध्यान में रखना कि आप रेगुलरिटी में पानी एडिक्वेट पी रहे हैं कि नहीं पी रहे, आपकी स्किन वगैरह कैसे बिहेव कर रही है, अपनी बॉडी को जानना कि आप नॉर्मल जिस तरीके से हैं वैसे ही आप महसूस कर रहे हैं कि आप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, यूरिन आउटपुट वगैरह कैसा है मेरा, ये सब चीज़ों के जलते ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ऐसे कोई स्पेसिफिक फीचर्स तो नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको ये कुछ लोग बोले, इन लोगों के अंदर हम डिहाइड्रेशन के सिम्टम बहुत ज़्यादा देखते हैं और यही लोग हमारे पास इमरजेंसी में ज़्यादा आते हैं। अच्छा, और क्या वो लोग जो एसी में बैठे हुए हैं उनको भी हो सकता है डिहाइड्रेशन? एसी में तो एक्चुअली हमें पसीना आता नहीं है, ठीक है, और प्यास भी कम लगती है, पता नहीं। दूसरा जो एसी की हवा होती है वो भी ड्राई होती है ना, उसकी वजह से भी हमारी स्किन ड्राई, आईज ड्राई वगैरह होती हैं। और एसी में लोगों की एक और धारणा होती है कि हम बाहर नहीं निकले हैं और एसी में प्यास कम लग रही है तो पानी कम ही पीता है पेशेंट। तो ऐसा नहीं है कि आप एसी में बैठे हैं तो डिहाइड्रेशन नहीं होगी। एसी में अगर आप बैठे हैं तब भी आपको पानी नियमित रूप से बार बार पीना चाहिए। नहीं तो ऐसा होता है कि जैसे मैं मान लो एसी, इंटरनल एसी है फोर्टिस में, और मैं वहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मैंने पूरे दिन में 1 या 2 गिलास ही पानी पिया है, ठीक है, सो मेरा यूरिन का कलर भी बहुत ज़्यादा हाई कलर्ड हो जाता है अगर मैं पानी रेगुलरिटी में नहीं पीऊँ। तो ऐसा नहीं है कि एसी में आप बैठे हो तो डिहाइड्रेशन नहीं होगी, एसी में बैठने के बावजूद डिहाइड्रेशन होगी अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो। और आप ये भी ध्यान देते रहें कि आप लास्ट बार यूरिन पास करने कब गए थे, क्योंकि सुबह शाम हो गई आपको पता नहीं चला, ना प्यास लगी ना पसीना आया। और फिर जब आप शाम को निकले तो ये कॉमन प्रॉब्लम है ना। तो एसी में अगर बैठे तब भी आप रेगुलरिटी में पानी पिए और लक्षणों को जो है वो लक्षणों को ध्यान में रखें, क्योंकि ये मौसम ऐसा है जिसके अंदर डिहाइड्रेशन के बहुत पेशेंट्स इमरजेंसीज में आते हैं। सर, और कौन सी गलतफहमियां हैं डिहाइड्रेशन से जुड़ी हुई जो आप फेस करते होंगे इमरजेंसी में जो पेशेंट आते हैं या ओपीडी करते हुए? पेशेंट्स यूजुअली जैसे बोलते हैं ना कि हमें तो प्यास लग नहीं रही है तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन नहीं है।
प्यास ना लगना एक लेट मतलब प्यास अगर किसी पेशेंट को नहीं लग रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिहाइड्रेटेड नहीं है। ये एक लेट सिम्टम है। जब आपको ऐसा हो जाए ना कि यार अब तो पानी के बिना रहा ही नहीं जा रहा, ठीक है, तो एक ये लेट साइन है। उससे पहले ही आपको ये देखना चाहिए कि और क्या क्या सिम्टम्स हैं, कि जैसे हमने बात करी ऑलरेडी, चक्कर आना, सर दर्द होना, है ना, पेशाब कम जाना, हाई कलर्ड यूरिन जाना, स्किन ड्राई होना, आंखें ड्राई होना, मुंह जो है वो सूखना, ये सिम्टम्स हैं। तो कई बार ना हम इनको अनदेखा करते हैं और हम सिर्फ वेट करते हैं कि जब शरीर में ना एकदम से प्यास बहुत तेज़ लगेगी तभी पानी पिएंगे। तो ये एक चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। प्यास लगना आप कह रहे हैं कि लेट सिग्नल है, एक लेट सिग्नल है। और किसी को डिहाइड्रेशन हो गया, उसको पता चल गया कि मैं डिहाइड्रेट हूँ और इस कदर हूँ कि अब पानी से काम नहीं चल रहा है, उसको क्या करना चाहिए? वो अस्पताल पहुँचने की इमरजेंसी सिचुएशन कब होती है? हॉस्पिटल की सिचुएशन तो तब होती है कि जब वो पेशेंट जो है वो उसका मोस्टली तो डिहाइड्रेशन के अंदर पेशेंट्स नॉर्मली तो अपने आप मैनेज कर लेते हैं पानी वगैरह पी के, और जैसे आपको बोला कि कोकोनट वाटर वगैरह ले लिया, ORS ले लिया, छाछ वगैरह ले ली, तो इमरजेंसी में तो वही पेशेंट पहुंचते हैं जिनके अंदर सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से ना ऑर्गन डिसफंक्शन स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो वही पेशेंट पहुंचेगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि जैसे लोग एक्सेसिव टी कॉफ़ी लेते हैं, है ना, या फिर अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करते हैं, ये चीज़ों को ना हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से और ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है, क्योंकि यूरिन आउटपुट बढ़ा देती है। एक्सेसिव कैफीन एंड अल्कोहल जो है हमारा यूरिन आउटपुट बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से ना हम पानी जैसे तत्व तो ले रहे हैं लेकिन डिहाइड्रेशन करेंगी ये चीज़ें। तो गर्मियों के अंदर ना हमें ये वाली चीज़ें फोर्स करती हैं बॉडी को यूरिनेट करने के लिए, तो हमें ना ये चीज़ें गर्मियों के अंदर अवॉइड करनी चाहिए। नींबू पानी वगैरह लें, कोकोनट वाटर लें, ये सब और कॉम्प्लेक्स है कि लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, हाँ, और फिर उनको यूरिन पास हो रहा लग रहा होगा कि डिहाइड्रेशन नहीं है, मुझे जबकि वो स्टोर फ्लूइड जो है मुझे लगता है कि बॉडी का डेफिनेटली। अभी जैसे अगर आप बियर या अल्कोहल लें और आपका यूरिन बहुत ज़्यादा हो, अल्टीमेटली आप डिहाइड्रेट होते हो, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि यार अगर पथरी हो जाए तो आप बियर पियोगे तो पथरी निकल जाएगी, तो ये एक मिथ है, क्योंकि आप अल्टीमेटली आप अपनी हाइड्रेशन स्टेटस को और वर्सन कर रहे हो ऐसी चीज़ें लेके, जिससे आपकी पथरी निकलेगी नहीं और फंस जाएगी। हाँ भाई, नहीं अभी गर्मियों में तो ये यूथ में बहुत पॉपुलर है कि बियर पीते हैं, हाँ, प्यास लग रही है तो बियर पीते हैं, जिससे आपकी डिहाइड्रेशन और वर्सन हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें ना लें जिससे आपका वाटर और बॉडी से निकले। और सर अस्पताल में कैसे इलाज करते हैं डिहाइड्रेशन का, जैसे कोई पेशेंट आ गया? मोस्टली हमारे पास जो अस्पताल में पेशेंट्स आते हैं ना, मोस्टली सेवियर डिहाइड्रेशन हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं। उन पेशेंट्स के अंदर सबसे पहले हम उनको असेस करते हैं कि उनका हार्ट रेट वगैरह कैसा है, पल्स रेट कितना है, BP कितना है, लो साइड पे है या हार्ट रेट हायर साइड पे है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी वगैरह तो नहीं हो रही है पेशेंट्स को, और उनका यूरिन आउटपुट कैसा है। कई बार हम उनको फोलीज वगैरह डालते हैं, जो कि हम एक तरीका है जिससे हम उनका यूरिन आउटपुट नाप सकते हैं। तो हम उनके यूरिन आउटपुट वगैरह नापते हैं, इनसे हमें उनका हाइड्रेशन स्टेटस के बारे में पता चलता है। कई बार हम अल्ट्रासाउंड वगैरह का भी यूज़ करते हैं उनका देखने के लिए कि हाइड्रेशन स्टेटस कैसा है। कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं जैसे ABG वगैरह, जिसमें हमें पता चल जाता है कि लैक्टेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, जिसकी जो एक तरीका है देखने का कि पेशेंट जो है सेवियरली डिहाइड्रेटेड है। तो अगर हमने पहले जांच लिया कि पेशेंट माइल्ड मॉडरेट सेवियरली डिहाइड्रेटेड है, बेस्ड ऑन दैट अगर पेशेंट बिल्कुल कॉन्शियस है तो फिर हम उसको मुंह से ही मैक्सिमम फ्लूइड्स देंगे। अदरवाइज़ अगर हॉस्पिटल में आता है तो कैनुला लगा के हम उसको IV फ्लूइड्स देते हैं। अगर उसका टेम्परेचर हायर साइड पे है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको कोल्ड फ्लूइड्स दें, और उसके जो बॉडी है उसको भी हम गीले कपड़े वगैरह से ढक सकते हैं अगर इन केसेस ऑफ हीट स्ट्रोक, जिसमें हमें उसके टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करना है या लोअर करना है ना, तो हम उसके बगल के अंदर आइस पैक्स वगैरह रखते हैं या नॉर्मल टेम्परेचर से नॉर्मल गीले कपड़ों से उसकी बॉडी को ढकते हैं, ताकि जो टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है वो अब नॉर्मल सामान्य उसमें हो, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो उतने हाई टेम्परेचर के ऊपर काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स यूजुअली हम इमरजेंसी में मैनेज करते हैं, जो कि मुझे लगता है आने वाले महीनों में हर एक हॉस्पिटल इमरजेंसी में बढ़ जाएंगे, देखे जाएंगे जिस टाइप का टेम्परेचर चल रहा है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं सर जिनको डिहाइड्रेशन जो है फील हो रहा है, वो माइल्ड है, लेकिन वो रोज़ उस माइल्ड डिहाइड्रेशन के साथ काम पे जा रहे हैं और अपनी जो है दिनचर्या निभा रहे हैं। इनका क्या खतरा है जिनको रोज़ माइल्ड डिहाइड्रेशन है?
इनकी बॉडी जो है यूज टू हो जाती है। ये स्वेट बहुत कम करते हैं पेशेंट्स, अपने बॉडी को रिटेन करते हैं, यूरिन आउटपुट नहीं पास करते। तो ओवरऑल आप यूरिन वही सेम चीज़ है कि उनके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाएंगे, स्टोन्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बॉडी में क्रैम्प्स बढ़ेंगे, उनकी जो आउटपुट है ना, वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएंगे। डिहाइड्रेटेड पेशेंट फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगा। इनके सिम्टम क्या होंगे? जैसे कुछ लोग थके से रहते हैं, फैटिग्ड रहते हैं, इरिटेबल रहते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, सर दर्द रहता है। हिडन डिहाइड्रेशन है ये। सर, आखिरी हमारा सेक्शन है आराम की सलाह। तो आप अपने अनुभव से इस गर्मी में लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे डिहाइड्रेशन से बचने और इसे पहचानने के लिए? अगर हम इसको कंपाइल अप करें तो पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने सिर्फ प्यास पे ध्यान ना दें, कि जब प्यास जो है वो एक लेट सिग्नल है डिहाइड्रेशन का। उससे पहले बहुत सारे और भी सिम्टम्स आपको यूजुअली महसूस होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आना, फैटीग होना, इरिटेबिलिटी, सर दर्द, है ना, स्किन वगैरह का ड्राई होना, मुंह जो है वो सूखना। तो कई बार हम वेट करते रहते हैं कि जब प्यास लगेगी तभी पानी पिए। ऐसा ना करें, समय समय पे पानी पीते रहें। जो लोग हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जैसे हमने बोला बच्चे और बुज़ुर्ग और जो डिजीज़ पेशेंट्स हैं, वो उनको बार बार याद दिलाना पड़ेगा पानी पीने के लिए, क्योंकि उनके अंदर प्यास जो है वो ज़्यादा महसूस नहीं होती उन लोगों को। तो आप बच्चों में स्पेशली बार बार उनको याद दिलाएं कि बेटा थोड़ा पानी पी लीजिए। फिर आप जो गर्मियों के अंदर ना, आप ये जो टी, कॉफ़ी, अल्कोहल जैसे जो चीज़ें हैं जो कि हमारे यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती हैं और हमें डिहाइड्रेट करती हैं, इन चीज़ों का सेवन कम करें। ठीक है। अगर आपको डिहाइड्रेशन माइल्ड से ज़्यादा है तो आप कम से कम इलेक्ट्रोलाइट रिच जो लिक्विड्स हैं, जैसे कि नारियल पानी, छाछ, ORS, इन चीज़ों का भी आप सेवन अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो इन चीज़ों का भी सेवन आप बीच बीच में करेंगे तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी मेंटेन रहेंगे। जो लोग बाहर काम करते हैं, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करते हैं, लेबरर्स हैं, है ना, उनके अंदर नॉर्मली जो हम बोलते हैं कि 8 गिलास पानी पीना है, उतना पर्याप्त नहीं होगा, उनको उससे ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। अपनी बॉडी को अच्छे से ढक के काम करें। कोशिश करें कि आप 11 बजे से लेकर 3-4 बजे के बीच में कम बाहर निकलें। ठीक है। ये सब चीज़ें को अगर आप करेंगे तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी और आप अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। और आपको लगे कि मैं थक गया हूँ तो एक बार ये चेक कर लीजिए कहीं पानी की कमी। डेफिनेटली अगर थकावट महसूस हो रही है तो अपने एक बार सोचिए कि कहीं पानी तो कम नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच अनुज जी। तो ये था दोस्तों आज का हेलो डॉक्टर का पॉडकास्ट। हम आपसे यही कहेंगे कि पानी पीते रहिए, रायते से, छाछ से, नारियल पानी से दोस्ती रखिए, और जब शरीर कहे मैं थक गया हूँ तो रुक जाइए। डॉक्टर अनुराग का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने डिहाइड्रेशन जैसे गंभीर मुद्दे को इतने आसान ढंग से समझाया। फिर मिलेंगे एक और ज़रूरी बात के साथ। आपको ये बातचीत ज़रा भी काम की लगी हो तो इस एपिसोड को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ ज़रूर शेयर करिए। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक का बटन दबाइए, और आप या तो हमें किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं तो अच्छी सी रेटिंग देना ना भूलिए। आप लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। शुक्रिया।